हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शिरमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SRS 4400 एंड 4410 के बारे में। तो अभी तक हमने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर कर लिए हैं, उसकी मैराथन मैंने डाल दी है। अगर आपको सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक साथ देखने तो आप वो मैराथन से देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके इन्हें फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स से। तो इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज आर बेसिकली दो स्टैंडर्ड्स विच अप्लाई ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इसका मतलब क्या, एज एन ऑडिटर, एज अ प्रोफेशनल हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। हम ऑडिट देते हैं एंटिटी को, मतलब हमें ऑडिट सर्विसेज देते हैं एंटिटी को, रिव्यू सर्विसेज देते हैं और बाकी सारी सर्विसेज देते हैं। तो जो बाकी सारी सर्विसेज है जिसमें हम अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, वो सारी सर्विसेज आती है आपके स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में। और इस स्टैंडर्ड में अभी के लिए आपके पास दो सर्विसेज कवर्ड है। अभी तक आईसीएआई ने दो स्टैंडर्ड्स इशू किया स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में, विच आर फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब सर ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। बट आप इतना ध्यान रख लेना कि जो SQC1 है ना, वो सारे स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई होता है। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे अप्लाई होता है, मैंने बोला था स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई होता है। तो ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज पे भी अप्लाई होता है SQC1। ये आपको पूछ सकते हैं केस स्टडी में या फिर MCQs में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये क्या होता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। देखो नाम से ही पता है कि वो प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट ने अपने प्रोफेशनल के साथ एग्री किए हैं। मतलब हम मैनेजमेंट ने हमें बोला कि भाई ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो। मैनेजमेंट बताएगा किस पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उस पे ही आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब वो प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आपको जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग्स मिली, फैक्चुअल फाइंडिंग्स मतलब क्या, आपको उस पर अपना ओपिनियन नहीं देना है, आपको सिर्फ फैक्ट्स जो आपको मिले वो बताना है, उस पर आपको रिपोर्ट इशू करनी है। इसको हम बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ठीक है। एंड दूसरा है हमारे पास कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये बेसिकली आप अकाउंटेंट समझ सकते हो। मैनेजमेंट ने हमको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उनको कंपाइल करने के लिए, सारी जगह को एक जगह लाने के लिए, क्योंकि हम क्या एक्सपर्ट होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में भी और ऑडिट करने में भी, तो वो हमारा यूज लेते हैं फॉर कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो आपका एंगेजमेंट आता है यहाँ पे कंपाइलेशन एंगेजमेंट में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान से सुन लेना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दिस इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर ये अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है? अश्योरेंस एंगेजमेंट में आप क्या करते हो ना, आप कंक्लूजन एक्सप्रेस करते हो, मतलब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स किस बारे में, कि सपोज आपने ऑडिट किया, ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आपने ऑडिट किया, ऑडिट किसका किया आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सो दैट to confirm that they are free from material misstatements, that they are made as per applicable financial reporting framework। और उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो कि हाँ ट्रू एंड फेयर है या फिर ट्रू एंड फेयर नहीं है, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स, ये सारे आप ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हो टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स कि भाई हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही है। यहां पे आप ऐसा नहीं करते, दिस इज अश्योरेंस एंगेजमेंट, लेकिन यहां पे आप ऐसा नहीं करते। यहां पे आप या तो फैक्चुअल फाइंडिंग्स बताते हो, जो आपको मिला है वही बताते हो, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते फैक्ट्स के बेसिस पे। जैसे कि आपने सपोज अपना ट्रेड रिसीवेबल्स की जो कंफर्मेशंस मंगाए आपने, और उसको आपने चेक किया कि भाई लेजर्स में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपने बस इतना बता दिया कि हाँ लेजर्स से कौन से अमाउंट्स मिल रहे हैं, कौन से अमाउंट्स नहीं मिल रहे, उस पर आपने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया। जैसे ही आपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया कि ट्रेड रिसीवेबल्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो वो आपका एश्योरेंस एंगेजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग्स बताते हैं कि ऐसा है। अब आप अपने खुद के हिसाब से कंक्लूजन निकाल दो। हम यूजर्स को बोलते हैं आप अपने खुद के हिसाब से कंक्लूजन निकाल लो, हम कंक्लूजन निकाल के नहीं देंगे। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे तो हम कोई कंक्लूजन देते ही नहीं, यहाँ पे कोई फैक्चुअल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट भी नहीं देते, यहाँ तो सिर्फ हम कंपाइल करके दे देते हैं, लो भाई हमने कंपाइल कर दिया, पकड़ो तुम, ये काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एंड दूसरा, अश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की भी जरूरत नहीं है। मतलब जहां पे अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है ना, जहां पे आपको ओपिनियन देना पड़ता है, वहां पे इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि भाई आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो आप एंटिटी के इंडिपेंडेंट तो होने चाहिए ना ओपिनियन देने के लिए। लेकिन आप तो फैक्चुअल फाइंडिंग्स की बता रहे हो, यहाँ पे तो आप फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में बता रहे हो, आपको जो मिला उसके बारे में बता रहे हो आप, और यहाँ पे तो आप कंपाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कब एश्योरेंस है कब नहीं है। यहाँ पे ऑडिटर होने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई ऑडिटर नहीं होगा, मतलब आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो कंपनी के, तो भी आप ये एंगेजमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। ये हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ओके, अब इसमें ना एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, कौन कौन से एंगेजमेंट्स हैं जहां पे हम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वही सबसे पहला जो हमारा कन्वेंशनल सब्जेक्ट है टैक्स, एंड जो नया फील्ड आ रहा है कंसल्टिंग, मतलब जिसमें सबको जो सब एस्पायर करते हैं ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट में ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जो दो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे एग्जांपल्स है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के, सॉरी
ये दीज आर एग्जांपल ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल है। अब हम शुरू करते हैं हमारा SRS 4400 विच इज फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। वो प्रोसीजर्स जो हमने मैनेजमेंट एंड पार्टी के साथ एग्री किया है। सर कौन सी पार्टी? सपोज आपको लोन लेना है, आपको लोन लेना है, ठीक है, बैंक ने बोला कि भाई आप मुझे ये जो अकाउंट है ना, सपोज उन्होंने बोला कि मेरे को ना स्टॉक पे लोन लेना है, एंटिटी ने बोला कि मुझे स्टॉक है मेरे पास इन्वेंट्री का, इस पे आप मुझे लोन दे दो। तो जो बैंक है उसने एक प्रोफेशनल को हायर किया, एक प्रैक्टिशनर को हायर किया, एक ऑडिटर को हायर किया टू चेक कि भाई स्टॉक पे ये वाले प्रोसीजर्स लगा लो और फिर चेक करके मुझे फैक्चुअल फाइंडिंग्स बता दो, मैं अपने आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लूंगा कि भाई स्टॉक सही है या नहीं है। तो ये जो है, इसको जो बैंक है ना उसको हम पार्टी बोलते हैं, और ये जो मैनेजमेंट है, एंटिटी, जो एंटिटी है, तो एंटिटी और पार्टी ने जो भी प्रोसीजर्स एग्री किए होंगे उस प्रोसीजर्स को हमें परफॉर्म करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? सबसे पहली बात तो ये बता देना क्लियरली, ये आपको अपने रिपोर्ट में क्लियरली बताना है कि भाई दिस इज, मैं अश्योरेंस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, दिस इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, एंड यूजर्स को खुद को ड्रॉ करना पड़ेगा कंक्लूजन्स। ठीक है, यही पॉइंट है विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। अगर आपको बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज, तो आप, या फिर ऑडिट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, तो आपको यही बताना है कि यहाँ पे हम अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, ऑडिट में अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे यूजर्स ड्रॉ करता है कंक्लूजन्स, मतलब यहाँ पे यूजर्स ड्रॉ करता है कंक्लूजन्स और वहां पे हम ड्रॉ करके खुद ही दे देते हैं कंक्लूजन। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब वो पूछेंगे क्यों आप अश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उनको ये बताएंगे कि भाई हम जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं ना वो एंटिटी ने डिसाइड किए हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं एग्रीड प्रोसीजर्स, जो हमने एग्री किया। ऑडिट में हम एग्री करते हैं नहीं, ऑडिट में हम अपने हिसाब से ऑडिट करते हैं, जबकि यहां पे हम एग्रीड प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो मैनेजमेंट और एंटिटी ने मिलकर डिसाइड किया है। एंड ये जो प्रोसीजर्स है वो ऑडिट नेचर की है। आप बोलोगे सर ऑडिट नेचर के प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर रहे हैं फिर भी हम इसको बोल रहे हैं कि हम अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे? तो देखो यहाँ पे जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं वो ऑडिट वाली है, जैसे इंक्वायरी, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारे प्रोसीजर्स हम वही प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऑडिट में हम क्या देते थे? ओपिनियन। यहाँ पे हम ओपिनियन नहीं देते, यहाँ पे जो फैक्चुअल फाइंडिंग है, जो रिजल्ट आया वो हम उनको दे देते डायरेक्ट, आप अपना ओपिनियन बनाते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं वो ऑडिट नेचर के ही होते हैं, और बस रिपोर्ट जो देते हैं वो हम फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे देते हैं। और ये क्योंकि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है, एग्रीड है मैनेजमेंट और पार्टी के बीच, इसलिए रिपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो भी पार्टीज है उन तक ही रिपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसे गांव में बांटते नहीं फिरते हम रिपोर्ट की, भाई ले लो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आई, क्योंकि ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पे रिपोर्ट रहती है। इसलिए 3 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के जो आपको ध्यान देने, एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे SRS 4400 एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन जो परफॉर्म करता है रिलेटेड सर्विसेज को वो ऑडिटर होना जरूरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, टैक्स रिटर्न्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, कंसल्टिंग दे रहे हो किसी को, या फिर जो भी SRS में आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो वो हमारा एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड सर्विसेज है। ऑब्जेक्टिव की बात है, सबसे पहले बता देना कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं हो रहा, आपको यूजर्स को खुद को ड्रॉ करना पड़ेगा कंक्लूजन, यही पॉइंट है जो डिफरेंट है फ्रॉम ऑडिट। एंड आपको प्रोसीजर्स पे परफॉर्म करने हैं वो ऑडिट नेचर के होंगे, जो एंटिटी ने एग्री किए होंगे थर्ड पार्टी के साथ, और आपको रिपोर्ट देना है वो फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे देना है, और जो रिपोर्ट देना है वो सिंस एग्रीड प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे हैं तो फिर रिपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो भी पार्टी ने एग्री किए उन पार्टीज के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, आप गांव में नहीं डिंडोरा पीटोगे, क्योंकि जो बाकी लोग होंगे जिनको एग्रीड प्रोसीजर्स के बारे में पता ही नहीं होगा वो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को, वो खुद के हिसाब से अपने कुछ भी अजम्पशन से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेंगे और फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, अब एग्रीड एक एग्जांपल है आपके मॉड्यूल में, वो आ सकता है आपके क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल को अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो कौन कौन से प्रोसीजर्स एग्रीड हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं बेसिकली टू ऑडिट अकाउंट्स पेबल। तो अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, अगर यहीं पे ये क्वेश्चन आ जाता कि हमें अकाउंट्स पेबल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, हमें अकाउंट्स पेबल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तब ये जो अकाउंट्स पेबल है दिस इज SEFS, जो मैंने पिछले से पिछले वाले आपके एसेस में करवाया था, दिस इज SEFS विच इज स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अकाउंट्स पेबल। तो अगर उस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तब लग जाता हमारा SA 805। तो आप ये बात ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो बोल क्या रहा है, आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, आपको चेक करके ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, फिर आपको फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में बताना है। अगर वो बोलेगा कि आपको फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में बताना है तब SRS 4400, और अगर वो बोलेगा कि आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तब 805। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म हो सकते हैं भाई? सबसे पहला सिंपल है ना,
मैनेजमेंट ने आपको एक लिस्ट दी अकाउंट्स पेबल की कि भाई ये हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स की लिस्ट है, तो आप उस लिस्ट में जो भी नाम्स एंड अमाउंट्स है लिस्ट में, उसको आप कंपेयर कर लो ट्रायल बैलेंस से कि भाई वो लिस्ट कंप्लीट है कि नहीं है, सिंपल। एंड दूसरा, ये जो नाम्स एंड अकाउंट्स है इसको इसका स्टेटमेंट मंगवा लो आप और उनको कंफर्मेशन भेज दो, सिंपल है ना, हमें कंफर्मेशन भेजना है और कंफर्मेशन से जो हमें रिप्लाई आया उसको कंपेयर कर लेंगे ट्रेड बैलेंस से कि भाई जो बैलेंस हमारे पास है और जो उन्होंने कंफर्म किया वो सेम है कि नहीं। ये 3 प्रोसीजर्स है, सिंपल है बहुत, इतना कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है इसमें तो, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स की बात आ रही है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, तो हम कोड ऑफ एथिक्स, हम प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ेंगे। कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसमें हमारे पास बहुत सारे हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो वो यही बोल रहा है कि एसआरएस 4400 में भी वही हमें कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है। जो 5 प्रिंसिपल्स हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में होते हैं वो प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, जैसे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट, ये 5 आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे अपने प्रोफेशनल एथिक्स में, वही सेम प्रिंसिपल्स हमें यहां पे भी फॉलो करने पड़ते हैं। एक एक्स्ट्रा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है विच इज फॉर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट करवा दिया आपको टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। यहां पे आपको इंडिपेंडेंस से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई आप एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं दे रहे हो। और अब जब आप इंडिपेंडेंस से कंप्लाई नहीं कर रहे हो तब आपकी रिपोर्ट में बता देना कि भाई मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, ऐसा रिपोर्ट में बता देना। जो भी आप रिपोर्ट दोगे ना एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में, उसमें बता देना, लिख देना कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, ठीक है। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है अकाउंट्स पेबल पे। सबसे पहले कंपेयर करोगे आप नाम्स जो भी ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, जो भी लिस्ट से और ट्रायल बैलेंस को कंपेयर करोगे, उनका स्टेटमेंट मंगाओगे, उनको कंफर्मेशन भेजोगे, जो भी इस कंफर्मेशन आया उसको आप कंपेयर करोगे टू अमाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स, आपको सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं कोड ऑफ एथिक्स के, सारे पांचों के पांचों, प्लस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारे पास टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। और इंडिपेंडेंस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी रिपोर्ट में कि भाई मैंने कंप्लाई नहीं किया है। तो अब हम आते हैं मेन काम पे, जो मेन आपको चीजें याद रखने वाली चीजें वो अब शुरू होंगी। सबसे पहले बात करें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कि भाई हम ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का, तो उसके टर्म्स में क्या क्या होना चाहिए, जो एंगेजमेंट लेटर भेजते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला नेचर ऑफ एंगेजमेंट कि भाई मेरे को क्लियरली पता होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल हु इज गोइंग टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई ये नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, और ये उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि भाई ये ऑडिट नहीं है और रिव्यू भी नहीं है। ये मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए और मुझे भी पता होना चाहिए एज एन ऑडिटर। दूसरा, अब आप एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पे बार बार ऑडिटर ऑडिटर बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये है तो ऑडिटर ही, ये ऑडिटर ही, ये ऑडिट ही करेगा चीजों का, लेकिन ये ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा। आपके एसआरएस 4400 में ऑडिटर ही नाम दिया हुआ है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऑडिट करता है चीजों का, लेकिन वो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। तो यहां पे हम ऑडिटर ऑडिटर ही यूज कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो मैं नेचर ऑफ एंगेजमेंट, और वो जो नेचर है एंगेजमेंट का, आप बोलोगे भाई ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो फिर आपका पर्पस क्या है, पर्पस भी बताना पड़ेगा कि भाई अगर ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो फिर हम क्या क्यों एंगेजमेंट कर रहे हैं वाला। दूसरा, ये आपने एंगेजमेंट के बारे में बता दिया। दूसरा, अपने काम के बारे में बता देना। काम के बारे में मतलब क्या, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई कर देना। दूसरा, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, एग्रीड प्रोसीजर्स है ना, तो प्रोसीजर्स पहले से डिसाइड कर लेना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कि भाई नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होने वाला है। एंड तीसरा, क्या लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, कि मतलब वो जो रिपोर्ट होने वाली है प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद जो हमें रिपोर्ट मिलेगी उसमें लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, ये आप टर्म्स में ही डिस्कस कर लेना। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहला नेचर ऑफ एंगेजमेंट, उसमें ये ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, ऐसा बता देना। पर्पस बता दे, अगर ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो क्या पर्पस है वो बता देना। तीसरा, आइडेंटिफाई कर लेना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसपे हमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, उसका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अप्लाई तो करने, लेकिन कौन सा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अप्लाई करने वो भी बता देना, एंटी बता देना, और लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बता देना। एंड अगर लॉज एंड रेगुलेशन में बोला गया कि आप अपनी रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से लिमिट नहीं कर सकते, लिमिटेशन नहीं लगा सकते डिस्ट्रीब्यूशन पे, अगर लॉ एंड रेगुलेशन कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात करता है तो आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू लिमिट योर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि भाई आपने सिर्फ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स किया है, आपको पूरी दुनिया को नहीं बताना है अपनी रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एक छोटा सा और एडिशनल पॉइंट आता है, पता नहीं क्यों दिया, लेकिन ठीक है दिया इन्होंने, कि एंगेजमेंट लेटर जो भी ऑडिटर सेंड करता है ना एंटिटी को, ऑडिटर सेंड करता है एंटिटी को, तो जो भी एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर सेंड करता है एंटिटी को, उसमें क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, वही दो चीजें, ये दो चीजें, कि भाई क्या प्रोसीजर है हमें ऑडिटर सेंड्स एंगेजमेंट लेटर एंड कंफर्म्स, जिसमें हमें एंगेजमेंट लेटर जो हम सेंड करते हैं ना ऑडिटर, उसमें वो कंफर्म करता है कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें वो टर्म्स डिसाइड, ये जो टर्म्स होते हैं वो एंगेजमेंट लेटर में ही होते हैं ताकि अवॉइड कर सके मिसअंडरस्टैंडिंग को। उसमें बस 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए, 2 पॉइंट ये उठा के दे दिए उन्होंने कि भाई आपको लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स डालना है एक तो एंगेजमेंट लेटर में, और दूसरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ऐसा बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्या प्रोसीजर्स एंड एविडेंस, वही जो हमने ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 में देखा था, वही ये सारे इंक्वायरी एंड एनालिसिस करना, रिकम्पिटेशन करना, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन, तो सारे वही प्रोसीजर्स है जो हम ऑडिट में परफॉर्म करते हैं। बस डिफरेंस यही है कि भाई हम वहां पे ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे हम फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में बताते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार आपको यही लिखना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आना, कोई भी क्वेश्चन, अगर ऐसा तो होगा ही नहीं, इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो ना, ये लिख के आ जाना, ये लिख के आ जाना, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग के बारे में कि भाई जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसा हमने 700 में पढ़ा था कि जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं तब हमें उसमें कुछ कुछ चीजों का मतलब कुछ क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो भाई शुरू वाला और लास्ट वाला सब स्टैंडर्ड्स में सेम है, सब रिपोर्ट्स में सेम है। शुरू वाला टाइटल एड्रेसी, ठीक है, टाइटल डाल देना, एड्रेस और लास्ट में डेट डाल देना, प्लेस बता देना, ऑडिटर्स का साइन कर देना। ठीक है, बीच वाला, ये जो बीच वाले मैटर्स है ना, ये आपको अलग से पूरा क्वेश्चन बन सकता है। इस पे आईसीएआई ने क्वेश्चन बनाया भी है, इस पे अलग से पूरा क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट आर द स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग इन डैश, ऐसा एसआरएस में क्या है, एसएई में क्या है, एसआरई में क्या है, तो ऐसे आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हमें क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है एसआरएस में, उसमें आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक प्रोसीजर्स में और एक रिपोर्ट में, कि प्रोसीजर्स पे आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्ट पे आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो प्रोसीजर्स में सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन है, किस इंफॉर्मेशन पे हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, दूसरा उस प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का क्या पर्पस था, तीसरा कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, चौथा कि हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, जो भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स थे वही प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए एज पर दिस एसआरएस, जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के तहत एसआरएस है, उसी से रिलेटेड हमने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। एंड ये भी बता देना कि अगर ये तो सिर्फ हमने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स किए, अगर हम एडिशनल प्रोसीजर्स करते, खुद से प्रोसीजर्स करते, तो शायद अदर मैटर्स भी बाहर आ सकते थे, शायद हमें और कुछ भी पता चल सकता था, ये भी लिख देना। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म करने थे, इसलिए हमें एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर्स के बारे में इतनी सारी बातें लिखनी है। फिर रिपोर्ट के बारे में आपको क्या लिखना है, बता देना है कि भाई ये जो रिपोर्ट है वो डिस्क्रिप्शन है फैक्चुअल फाइंडिंग्स का, जो भी हमें चीजें फैक्चुअली पता चली है वो सारी चीजें मैंने आपको रिपोर्ट में बता दी है। इसमें मैंने, ये कोई ऑडिट नहीं है और ये कोई रिव्यू नहीं है। ठीक है, अगर सिंस ये ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, इसलिए रिपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू पार्टीज जिन्होंने एग्री अपॉन प्रोसीजर्स किया, जिसने एग्री किया प्रोसीजर्स के लिए, एंड ये रिस्ट्रिक्टेड है टू एलिमेंट स्पेसिफाइड, मतलब जिस एलिमेंट का, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैंने ऑडिट किया है सिर्फ उसी तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसको मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक एक्सटेंड नहीं किया है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझना तो क्या है, इनको याद ही करना है। तो एक बार आप ये सब पढ़ेंगे ना, जैसे प्रोसीजर्स में सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है इंफॉर्मेशन को, उसके पर्पस को, लिस्ट बता देना प्रोसीजर्स की, बता देना कि हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए जो एग्रीड अपॉन थे, वो एसआरएस हमने परफॉर्म किया, एज पर एसआरएस को फॉलो करते हुए हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, और अगर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते तो शायद अदर मैटर्स भी हमें ध्यान में आते जो हम रिपोर्ट कर देते। ये हमारा प्रोसीजर्स वाले थे। दूसरा हमारे पास रिपोर्ट में फैक्चुअल फाइंडिंग के बारे में बता देना, रिपोर्ट में हम फैक्चुअल फाइंडिंग के बारे में बताते हैं, ये ऑडिट और रिव्यू नहीं है, इसलिए रिपोर्ट को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और एलिमेंट्स तक भी रेस्ट्रिक्टेड है, ये डज नॉट एक्सटेंड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये आप देखोगे ना, ये आपको इस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा आपके मॉड्यूल में, ये सीक्वेंस अलग अलग है। तो आई एग्री कि हमें सीक्वेंस चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग है कि हमारे रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती है, तो वो सीक्वेंस वाइज जाती है, दैट आई एग्री। लेकिन क्या है ना, हम कर रहे हैं ऑडिट और हम कर रहे हैं सीए फाइनल, तो हम प्रैक्टिकलिटी को अगर थोड़ा सा साइड में रखें और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो हम याद कैसे कर पाएंगे, हम चीजों को याद तो ऐसे ही कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको उसी सीक्वेंस में लगाना, उसी सीक्वेंस में याद करना, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सारे प्रोसीजर्स वाले पॉइंट पहले लिख दिया और रिपोर्ट वाले, वैसे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स में अगर आप इससे भी लिख के आओगे, क्योंकि उनको सीक्वेंस वाइज चेक नहीं करते वो लोग बस ये चेक करते हैं कि आपने ये वाला पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा, भले आपने स्टार्टिंग में लिखा है, भले आपने एंडिंग में लिखा है। ठीक है, तो आप उससे कोई ऐसे घबरा मत जाना कि यार इसने तो सीक्वेंस ही चेंज कर दिया, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली जब आप रिपोर्ट बनाओगे तब आपको नहीं करना चाहिए सीक्वेंस चेंज, लेकिन अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का। आपको क्या डॉक्यूमेंट करना है भाई, सबसे पहला जो भी आपने एविडेंस लिए टू सपोर्ट योर फैक्चुअल फाइंडिंग्स, कि आप जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स बता रहे हो अपनी रिपोर्ट में उसके रिलेटेड क्या एविडेंस है, एंड दूसरा आपको ये बताना है कि हमने ये जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए वो एज पर दिस एसआरए किए, उसके लिए क्या क्या एविडेंस है वो भी आपको बताने हैं। तो ये था हमारा एसआरएस 4400 ऑन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एसआरएस 4410 व्हिच इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। सर व्हाट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट? जैसा मैंने आपको बताया था कि हम मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेसिकली ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे सिंस हम कंपाइल करने में हेल्प कर रहे हैं, हम कुछ ऑडिट वॉडिट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे नाम आता है प्रैक्टिशनर, यहाँ पे ऑडिटर नहीं बोलते हैं।
ठीक है सर, ओके। तो प्रैक्टिशनर वो है, प्रैक्टिशनर जिसको अकाउंट में एक्सपर्टीज है, जिसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्सपर्टीज है, जिसको अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज है, वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे मैंने बोला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि हिस्टोरिकल है, मतलब जैसे जिसके जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली बनाते हैं। लेकिन सर क्या पता वो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुई तो, क्या पता वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुई तो, क्या पता वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुई तो, और उसके लिए मैनेजमेंट ने हमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट में अपॉइंट किया हो तो। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप एज पर SRS 4410 एज पर SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर सकते हो। अगर ये वाली चीजें भी हैं तो बस आपको SRS 4410 को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे SRS 4410 में, और फिर आप ये एंगेजमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, वो नेसेसरी चेंजेस आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी टेंशन मत लो, लेकिन हाँ ऐसा बस याद रखना कि हाँ हम इन सिचुएशंस में भी इस SRS को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अब कंपाइलेशन एंगेजमेंट किस लिए रिक्वायर्ड होती है, क्यों हम कंपाइलेशन एंगेजमेंट करते हैं, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करने के लिए किसी प्रैक्टिशनर को हायर करते हैं जो एक्सपर्ट है अकाउंटिंग एक्सपर्टीज में? सबसे पहली बात, टू मीट विद द पीरियोडिक FR रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब लॉज एंड रेगुलेशन ने बोला भाई इतने फ्रीक्वेंसी पे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, तो फिर हमें एक अपने प्रैक्टिशनर को हायर करना पड़ता है जो हमें कंपाइल करके दे देगा एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा अदर पर्पसेस के लिए, अदर पर्पसेस अदर देन दिस लॉज एंड रेगुलेशन। अदर देन लॉज एंड रेगुलेशन क्या हो सकता है? एक इंटरनल हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल मतलब क्या? मैनेजमेंट और TCWG को कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल चाहिए, उसको अपने खुद के एनालिसिस के लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो हो सकता है वो, इसलिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट रिक्वायर्ड है। या फिर दूसरा एक्सटर्नल मतलब क्या? किसी पार्टीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मैंने बैंक वाला एग्जांपल जैसे सेम बोल सकते हैं कि बैंक बोलेगी भाई मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना के दो, तभी तो मैं एनालाइज कर पाऊंगा ना कि मुझे आपको लोन देना है नहीं देना है। तो फिर पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट भी डिसाइड कर सकती है भाई कंपाइल करनी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए भी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करा सकते हैं। इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है मर्जर, कि भाई अगर आप मर्जर करवाना चाह रहे हो अपने एंटिटी का किसी और एंटिटी के साथ, तो आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल कराना पड़ता है। तो ये है रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा इसमें सेम यही बात बोल देना कि भाई दिस इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, हम इसमें कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करते हैं। वी डू नॉट वेरीफाई एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सर फिर कौन वेरीफाई करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना। मैनेजमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन देती है हम उसको बस कंपाइल करके दे देते हैं, हमें चेक नहीं करना एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, हम एक्सप्रेस नहीं करते ऑडिट ओपिनियन, ना ही रिव्यू कंक्लूजन। हम ना ये तो ना तो रिव्यू है ना ये ऑडिट है, ये भी बता देना। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट भी नहीं है और रिव्यू भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एक बार हम अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो हम इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर सकते हैं आफ्टर नेसेसरी अडॉप्टेशन। ठीक है सर, कब कब रिक्वायर्ड होता है? सबसे पहला तो आपको अगर पीरियोडिक FR रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, लॉज एंड रेगुलेशन, या फिर दूसरी कोई रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट मतलब क्या? इंटरनल मैनेजमेंट TCWG, एक्सटर्नल पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, और इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट करनी पड़ सकती है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट एन एश्योरेंस, क्यों? क्योंकि हम इसमें वेरीफाई नहीं करते एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये ऑडिट भी नहीं है और ना ही ये रिव्यू है, इसलिए एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट के बारे में। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कि भाई कितना क्या क्या चीजें आती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट के अंदर। तो ये वेरी करता है, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने खुद ही प्रिपेयर कर लिया इंफॉर्मेशन इन ड्राफ्ट फॉर्म। मैनेजमेंट ने खुद ही ड्राफ्ट फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हुए और आपको बोला है कि भाई अब इसको चेक कर लो, इस पे कंपाइल, मतलब और भी क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो तो आपको पता है भाई ये भी चीज आएगी, ये भी चीज आएगी, मैनेजमेंट से ये भी चीज चाहिए, ये भी चीज चाहिए, तो तब भी आपको मैनेजमेंट बोल सकती है कि आप अभी आ जाओ और इसको फिनिश फॉर्म में, फाइनल वर्जन में इसको डाल दो। ठीक है, और ये जो है ना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ठीक है, सब यहां पे कंपाइलेशन एंगेजमेंट सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, किस बेसिस पे हमने प्रिपेयर किया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, जजमेंट क्या होने चाहिए उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जजमेंट भी तो होते हैं ना, तो वो जजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट हमें बताएगा कि ये जजमेंट है, आप लगा दो, हम जजमेंट लगा देंगे। एंड तीसरा, मतलब जो सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या यूज करना है, क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रखना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। ठीक है,
अगर हम डिफरेंट मतलब इसमें हम डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स भी यूज कर सकते हैं टू प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो भी एफआरएफ अडॉप्ट किया है मैनेजमेंट में वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एंटिटी के ऊपर एंड क्या इंफॉर्मेशन का यूज होने वाला है उसके ऊपर। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग एप्लीकेशन ऑफ एफआरएफ विल बी नेचर ऑफ एंटिटी एंड क्या यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है उसके ऊपर। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, भाई हमें सारी एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, ऊपर भी हमें एसआरएस 4400 में सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना था, इधर भी सारी के साथ करना है। एंड क्योंकि नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट हमें इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ठीक है क्या बोल रहा हूं भाई मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर कि भाई कब कब आपको एंगेजमेंट, मतलब जब आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तब आपको उस टर्म्स में क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहली बात कि आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करना जब तक आपने मैनेजमेंट के साथ एग्री नहीं कर लिया टर्म्स के लिए, कि भाई टर्म्स एग्रीड हो उसके बाद ही आप एक्सेप्ट करना है, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अब आप टर्म्स में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है क्या स्कोप है, सेम एज ऑडिट, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहां पे सेम एज ऑडिट है, तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। दूसरा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्री करोगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला प्रैक्टिशनर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रैक्टिशनर वर्ड आएगा, यहाँ पे ऑडिटर वर्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑडिट नहीं कर रहे, तो प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, रिपोर्ट प्रोवाइड करना, रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट बताना उस एग्रीड टर्म्स में हम रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट भी बताएंगे, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि ये रिपोर्ट का क्या इंटेंडेड यूज है एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, इसमें मेरे को सिर्फ एंटिटी ने हायर किया टू कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसलिए इस रिपोर्ट का भी रेस्ट्रिक्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, ये भी हमें टर्म्स में एग्री करना है कि हाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करोगे, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एफआरएफ, कि भाई जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जो एफआरएफ आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ये आपको टर्म्स में ही डिस्कस कर लेना है कि उसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसमें जो जजमेंट्स आएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल्स के लिए रिलेटेड भी है, भाई जो भी नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स लगाने चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। एक मैंने लास्ट में साइड में लिखा है यहाँ पे कि भाई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो यूज होगा ना उसको आइडेंटिफाई करना है आपको टर्म्स में ही आपको डिस्कस कर लेना है, टर्म्स में ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगने वाला है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है जो आपको टर्म्स में आइडेंटिफाई कर लेने हैं। नेक्स्ट है, एक बार हम अपने इसको दो नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस इन कंटिन्यूअस, आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करना जब तक आप एग्री कर लो टर्म्स के साथ। टर्म्स में क्या होगा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, दूसरा आप बात करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिपोर्ट का क्या यूज होने वाला है और रिस्ट्रिक्शन होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसको वो बताना, वो एग्री करना प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एफआरएफ के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड कंप्लीट हो, उसमें जो जजमेंट्स है वो भी सही हो, और इंटरनल कंट्रोल्स के लिए भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से एक और पॉइंट आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, कि भाई जो हमने एफआरएफ अप्लाई किया है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म्स में ही। अगर रिकरिंग एंगेजमेंट है, हो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 210 में, वैसे ही अगर रिकरिंग एंगेजमेंट है तो हमें सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा कि क्या हमें टर्म्स को कुछ रिवाइज करने की जरूरत है या फिर मैनेजमेंट को रिमाइंड करने की जरूरत है ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स, ये हमने ऐसे 210 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर दो बड़े पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, हमें मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्या कम्युनिकेट करना है, जो भी मैटर्स which are of sufficient importance to merit attention, मतलब वो मैटर्स जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के अटेंशन में लाना इंपॉर्टेंट है, जो इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स है कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को पता होने चाहिए, वो सारे मैटर्स हम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट कर देंगे। सिंपल है, मतलब ये तो ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। फिर आता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको शामिल कर लेना जो भी करना है आपको, एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना, ईपी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर क्वालिटी ऑन ईच एंगेजमेंट। सर ये तो हमने कहीं पढ़ा था, हाँ ये हमने एक्सक्लूसिव 1 में पढ़ा हुआ है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर क्वालिटी ऑन ईच एंगेजमेंट, जो भी उसके एंगेजमेंट है जिसके लिए भी वो असाइन हुआ गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर क्वालिटी मेंटेन करना। एंड दूसरा, जो भी एंगेजमेंट परफॉर्म हो रही है ना, जो भी एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा है वो एज पर फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सबसे पहला जो ऑडिट एविडेंस में भी करते थे, ऑडिट वाले पॉइंट में भी करते थे, वो था सिग्निफिकेंट मैटर्स, और उनको हमने कैसे एड्रेस किया, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे एंगेजमेंट के दौरान एंड कैसे हमने उसको एड्रेस किया। दूसरा, जो भी आपने काम किया है वो तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट करोगे ना, तो जो भी आपने कंपाइल्ड किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, वो उसका फाइनल
फाइनल वर्जन मतलब जो एकदम फाइनल वर्जन होता है, जो फाइनल हमने एग्री किया है, जो फाइनल हमने मैनेजमेंट को दे दिया है, वो वर्जन आपको डॉक्यूमेंट करना है एंड आपके रिपोर्ट का भी फाइनल वर्जन आपको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तीसरा हाउ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकंसाइल्स विद अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, इसी से रिलेटेड है। कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे रिकंसाइल करते हैं विद अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले, जो भी एक्सप्लेनेशन दी मैनेजमेंट ने, उसके बेसिस पे आपने कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई, तो वो दोनों चीजें कैसे आपस में रिकंसाइल कर ली है वो आपको बताना पड़ेगा। एंड लास्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो अदर मैटर्स, मतलब ट्रायल बैलेंस इंक्लूड करना कर सकते हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड करना कर सकते हो, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने यूज करी है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। अब 2 पॉइंट हमारे मेन पॉइंट आते हैं यहाँ पे, परफॉर्मिंग एंगेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मिंग एंगेजमेंट की। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं एंगेजमेंट, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर क्या क्या प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला आता है ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग बाय SA 315। आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करने जा रहे हो, आप एंगेजमेंट के सारे कंपाइल करने जा रहे हो इंफॉर्मेशन, तो पहले अंडरस्टैंडिंग तो ले लो। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि क्या बिजनेस एंड ऑपरेशंस है एंटिटी का, एंड क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे एज पर SA 315। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब उसके बाद आप कंपाइल कर लो। सिंपल, आपने अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बाद आप कंपाइल कर लो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है जो मैनेजमेंट ने आपको दिए हैं, वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एक बार मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लो। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है, तो आपको एक बार डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ कि हाँ भाई ये सिग्निफिकेंट जजमेंट सही है नहीं है, वैसा कुछ डिस्कस कर लो, ठीक है। आपको देगा वो सिग्निफिकेंट जजमेंट मैनेजमेंट ही, आप खुद से सिग्निफिकेंट जजमेंट नहीं बनाओगे, वो मैनेजमेंट ही देगा आपको, वो डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो कंपाइल कर लो और डिस्कस कर लो। और अब आपने बोला हाँ मैंने कंपाइल कर दिया, तो एक बार रिपोर्ट देने से पहले, एक बार कंप्लीशन से पहले, प्रायर टू कंप्लीशन रीड कर लो जो भी आपने काम किया है उसको, ठीक है। और जब हम रीड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ गलतियां मिलेंगी ही, तब वो गलतियों की वजह से हमें विड्रॉ करना पड़ सकता है। तो क्या ऐसे 2 केसेस है जिसकी वजह से हमें विड्रॉ करना पड़ सकता है। सबसे पहला है अगर इफ डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन एंड जजमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी एक्सप्लेनेशंस, जो भी जजमेंट मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड करी है, अगर वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है या फिर अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब उसमें कुछ भी गड़बड़ है, तो आपको मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई प्लीज हमें एडिशनल इन्फॉर्म, मतलब इनकम्प्लीट है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो, इनएक्यूरेट या अनसेटिस्फैक्टरी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दो, ऐसा मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू कंप्लीट कंपाइलेशन एंगेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया है आपको, अगर मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है और आप उन इंफॉर्मेशंस की वजह से कंपाइलेशन एंगेजमेंट खत्म नहीं कर सकते, तो आपको सिंपली क्या करना है, विड्रॉ करना है। भाई आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीट ही नहीं कर सकते तो आप करोगे क्या, वहां पे रह के विड्रॉ कर लो और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि भाई मैंने विड्रॉ कर लिया और उसके क्या रीजन थे, ठीक है। दूसरा कब आपको विड्रॉ करना पड़ सकता है, ये सारे आपको केस स्टडी में पूछा जा सकता है। अगर कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने कंपाइल करी है इन्फॉर्मेशन में, अगर वो डिस्क्राइब नहीं करती एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे वो कंपाइल इन्फॉर्मेशन बनी है, वो कंपाइल इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही नहीं दिया हुआ है कि भाई मैंने इस बेसिस पे अपने कंपाइल इन्फॉर्मेशन बनाया, तो आपको देखना पड़ेगा अगर ये हुआ है, ये केस है। दूसरा, या तो कंपाइल इन्फॉर्मेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर तीसरा, या तो कंपाइल इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है। तो अगर ऐसा कोई 3 केसेस हैं कंपाइल इन्फॉर्मेशन में, तीनों में से कोई भी केस है, तो आपको मैनेजमेंट को चेंज के लिए प्रपोज करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा भाई कंपाइल इन्फॉर्मेशन में आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करती है तो भाई विड्रॉ कर लो। अगर तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे, तुम मुझे कंपाइल करने के लिए रख रहे हो, तुम्हें पता है मैं अकाउंटिंग एक्सपर्टीज है मेरी इसमें, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये चेंजेस की जरूरत है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं विड्रॉ कर रहा हूं। और विड्रॉ कर रहे हो तो भाई रीजंस बता देना क्यों विड्रॉ करने वाले हो। एंड अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो अपनी PRL रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लो। PRL इज प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल, ठीक है। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख लो कि आपको किसी और को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना है। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे थे परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। तो सबसे पहले आपको लेनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपको कंपाइल करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है। कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने से कंप्लीट मतलब कंपाइल कर लिया, उसके बाद प्रायर टू कंप्लीशन आपको चेक करना है, आपको रीड करना है जो भी कंपाइल इंफॉर्मेशन है उसको, ठीक है। फिर 2 केसेस आते हैं मेरे विड्रॉल के। अगर आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन या फिर सिग्निफिकेंट जजमेंट मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करी है वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसैटिस्फैक्टरी है, भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे एडिशनल या फिर करेक्टेड इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैनेजमेंट इज अनएबल, मतलब सॉरी वी आर अनएबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड सम डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस, देन वी विल विड्रॉ और रीजंस बता देंगे भाई हम विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब
ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस, अगर हमें ऐसा पता चलता है कि भाई जो कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें एफआरएफए नहीं बताया गया उन्होंने, या फिर मटीरियली मिसस्टेटेड है, या फिर मिसलीडिंग है, तब हम उनको प्रपोज करेंगे भाई ये अमेंडमेंट्स कर दो, ये चेंजेस कर दो। अगर मैनेजमेंट डिक्लेयर करती है हम विड्रॉ कर लेंगे और इन्फॉर्म कर देंगे। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेंगे। एंड हमें एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा मैनेजमेंट का कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है फॉर फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसमें हम उनको एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे, सहमति ले लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा परफॉर्मिंग एंगेजमेंट की। जब हम एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। एंड लास्ट आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? सेम, जो 2 ऊपर थे 3 नीचे थे वो तो सेम ही रहेंगे हमेशा। रिपोर्ट का टाइटल, एड्रेसी, एंड लास्ट में डेट, प्रैक्टिशनर सिग्नेचर और प्लेस ऑफ सिग्नेचर। लेकिन बीच का कंटेंट चेंज होगा, तो वो बीच का कंटेंट हम भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। वो डेट वेस नहीं लिखना है, वो स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है। तो इसमें मैंने 2 चीजों 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक होती है प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बतानी है? सबसे पहले आपको प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जानना है सबसे पहले, तो वो यही जानेगा कि भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। कंपाइलेशन एंगेजमेंट रिक्वायर्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, जैसे भी आपको लिखना हो, लेकिन हाँ कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है उसने वो पता कर लिया। उसके बाद वो कंपाइल करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपाइल करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। और वो ये एक्सप्लेनेशन देगा, भाई रिपोर्ट में क्लियरली स्टेट कर देना कि वी आर नॉट हियर टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने वेरीफाई नहीं किया एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दूसरा, ये ऑडिट भी नहीं है और ये रिव्यू भी नहीं है, ये एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। तो ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रैक्टिशनर। फिर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई सबसे पहले ये तो बताओ कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसपे हमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करना है, और उसका डेट क्या है, क्या पीरियड है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, दूसरा, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस बेसिस पे हमने बनाया है, क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उसको आइडेंटिफाई करो। एंड अगर वो जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, तो याद है वहां पे भी हमने 2 चीजें बताई थी। सबसे पहला, क्या पर्पस था, क्या स्पेशल पर्पस था, एंड क्या यूजर्स है, कौन कौन से यूजर्स है उस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के। एंड दूसरा, ये भी बता देना कि भाई ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो किसी अदर पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है इन योर रिपोर्ट ऑन SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप पहले सबसे पहले पता करोगे भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्या क्या जरूरत होती है, फिर कंपाइल कर दो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और ये एक्सप्लेनेशन दे दो कि भाई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, इसमें हम वेरीफाई नहीं करते एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को, और ये ऑडिट भी नहीं है और रिव्यू भी नहीं है। ठीक है, ये था। अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे हमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करना है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे मतलब किस बेसिस पे फॉर्म हुई है, विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड अगर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस है तो आपको 2 अपने डिस्क्लोजर्स देने जो हम पहले देते थे कि भाई पर्पस बता दो और यूजर्स बता दो। एंड दूसरा, अटेंशन ऑफ रीडर्स दे दो कि भाई दिस मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पसेस, क्योंकि ये हमने स्पेशल पर्पस के लिए बनाया है। तो ये था आपका ऐसे 4410 एंड दिस वाज योर SRS सीरीज। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। कमेंट में लिख देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी कमेंट पढ़े उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। बस दुआ में रखना। इस बार ऑडिट में एग्जाम्शन पर अगर आपको मुझे कनेक्ट करना है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी डाउट दैट यू हैव रिलेटेड टू ऑडिट सब्जेक्ट। माय नंबर इज 929023 में से 2 गया 5601। यस, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये SRS। थैंक यू, बाय बाय।